वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और फिर से आ गई हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हमारे वीडियो में आपको मेडिकल एक्सपर्ट्स और सुपर स्पेशलिस्ट्स की गाइडेंस सुनने को मिलती है। तो आज जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो है पुणे से डॉक्टर सचिन डेठे, जो कि पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जनरल सर्जन है और लगभग 600 लोगों को एनल फिशर जैसी गंभीर बीमारी से वो ठीक कर चुके हैं। डायरेक्टर है मुक्ताई हॉस्पिटल पुणे में। स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। नमस्ते। एंड डॉक्टर, अगर किसी का पेट ठीक ना हो तो उसे दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। और कॉन्स्टिपेशन जैसी एक बड़ी बीमारी जो लोग कभी कभी अनदेखा कर देते हैं, आपका पूरा सिस्टम हिला देती है। और कॉन्स्टिपेशन से ही जन्म लेता है एनल फिशर। तो आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। हमारे सभी व्यूअर्स को आप ये बताइए कि एनल फिशर क्या होता है। जी, फिशर माने एक जख्म होता है टॉयलेट की जगह पे। जब हार्ड स्टूल पास होता है तो उस वक्त फ्रिक्शन की वजह से वहां पे जो सरफेस है वहां पे लीनियर अल्सर क्रिएट होता है। और लीनियर अल्सर में ज्यादातर इसमें टॉयलेट की वक्त बहुत ज्यादा पेन होता है और माइनर ब्लीडिंग भी रहता है। और ब्लीडिंग जस्ट लाइक स्ट्रीम रहता है। और दो टाइप से मेनली एक्यूट फिशर इन एनो एंड क्रोनिक फिशर इन एनो। तो एक्यूट फिशर इन एनो में ज्यादातर जो लक्षण है वो 2 या 3 दिन से शुरू हो जाते हैं पेशेंट को। कभी कभी पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मैं सडनली टॉयलेट को गया और सीवियर पेन शुरू हुआ, वहां पे ब्लीडिंग भी शुरू हुई। राइट। तो उस वक्त जब हमारे पास आता है तो वो बहुत ज्यादा दर्द में रहता है और हमें प्रोक्टोस्कोपी भी करने नहीं देता। और जो हम फिंगर पर एनल एग्जामिनेशन करते हैं वो भी कोऑपरेट नहीं कर पाता, इतना सीवियर पेन रहता है जी। और सेकंड टाइप है क्रोनिक फिशर इन एनो। उसमें जो टॉयलेट के वक्त का जो दर्द है वो ज्यादातर 6 हफ्तों से ज्यादा रहता है और उसमें भी सेम सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन जब हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें डीप कैनोइड शेप अल्सर दिखते हैं, जो कि हाइपरट्रोफाइड पैपिला एट अपर एंड ऑफ द फिशर एट एनल कैनल। और सेंटिनल टैग माने स्किन के कलर का मस्सा वहां पे दिखाई पड़ता है फिशर के ऊपर। क्या सर ये सिस्ट होता है? सर क्या हम इसे सिस्ट कह सकते हैं? सिस्ट नहीं होता? नहीं, सिस्ट कंटेन फ्लूइड और पस। इट मे बी ब्लड, लेकिन वो फ्लूइड सिस्ट यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है और उसमें कुछ तो भी कंटेंट रहता है। इसमें वैसा कुछ नहीं रहता, स्किन लाइक मस्सा रहता है, जैसे कि पाइल्स को मिमिक करता है। बहुत सारे पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं कि वो पाइल्स है, बट ये पाइल्स ना रहे कि वो सेंटिनल टैग रहता है, जो कि फिशर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने शरीर से जो बोलते हैं एक प्रकार की प्रोटेक्टिव भूमिका में वो उभर के आता है। और उसमें भी स्पाज्म रहता है इंटरनल स्फिंक्टर का, और जो मोस्टेरियली पोस्टेरियर एस्पेक्ट्स पे ज्यादातर होता है। एंड सर इसकी क्या वजह है? मतलब ये तो आपने बड़ा एक एक्सट्रीम लेवल पे हमें बताया। आई एम श्योर कुछ ऐसे रीजंस होते होंगे जिसको लोग नजरअंदाज कर देते होंगे। तो किस वजह से होता है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनल फिशर? मेन कॉज इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यू नो थिक एंड हार्ड स्टूल जब पास होता है तो एनल वर्ज, तो जो एपिथेलियल लेयर है वो बहुत स्मूथ और सॉफ्ट रहता है। जब कोई भी हार्ड स्टूल वहां पे घस के जाती है तो वहां पे जख्म तैयार होती है, मानो किसी ने काटा है। इस वजह से मेनली फिशर होता है। और सेकंड मेन कॉज है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अगर ट्रॉमा बाय फिटल हेड, जब नवजात शिशु के हेड की वजह से भी वहां पे ट्रॉमा हो सकता है। थर्ड मेन कॉज है इन्फेक्शन। अगर कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन रहता है, मानो फाइब्रोसिस है उस जगह पे, तो उस वजह से वहां की जो इलास्टिसिटी है एनल कैनल की वो लॉस हो जाती है। ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी देयर इज अ मेन कॉज ऑफ फिशर। एंड फोर्थ इज अ सेकेंडरी फिशर। ज्यादातर वहां पे मल्टीपल फिशर भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी दूसरी वजह भी है, माने अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जहां में जो कोलोन या आंतड़े जो हम बोलते हैं, बड़े आंतड़े में अल्सर होने की वजह से भी सेकेंडरी फिशर हो सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशन है। सेकंड है क्रॉन्स डिसीज,
सेम वजह से रहती है। जैसे वहां पे अल्सर्स होते हैं बड़े आंतड़ों में, वहां पे एक लीनियर पैच रहता है और इसमें पैची वैरायटीज रहती है। माने स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग के पैच रहता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी पैच रहता है, उसकी वजह से भी वहां पे फिशर होता है। थर्ड मेन कॉज है ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, वो भी एक कॉज है। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज लाइक सिफिलिस, उसकी वजह से भी वहां पे सेकेंडरी फिशर हो सकते हैं। तो ये कई सारे कारण हैं जिस वजह से एनल फिशर आपको हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको लक्षण दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है। अच्छा सर, एनल फिशर में कौन सी स्टेज पर सर्जरी की नौबत आती है और सर्जरी की क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? जी देखिए, एक्यूट फिशर इन एनो में हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से कर सकते हैं, पेशेंट मैनेज हो जाता है। मतलब आप दवाइयां देते हैं? जी हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं, माने लिग्नोप्रिन 2% जेली वगैरह, या हॉट सीड्स बाथ से भी पेशेंट को पेन रिलीफ होता है। लेकिन ये एक्यूट कंडीशन में। अगर क्रोनिक कंडीशन का पेशेंट है, क्रोनिक फिशर इन एनो है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन की चांसेस सबसे ज्यादा है। उसमें मेनली कॉम्प्लिकेशन होता है अब्सेस या फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, या एनलार्ज पैपिला रहता है, या एनल कॉन्ट्रैक्चर की संभावना ज्यादा रहती है। तो उस वक्त हम क्रोनिक फिशर इन एनो पेशेंट को ज्यादातर सर्जरी सजेस्ट करते हैं। मेनली सर्जरी हम लॉर्ड्स डायलेशन करते हैं या फिशरेक्टोमी, वहां पे हम जो फिशर टैग है वो एक्सरसाइज कर देते हैं अंडर लोकल एनेस्थेशिया। बट लोकल एनेस्थेशिया से बेस्ट है स्पाइनल और जनरल एनेस्थेशिया। अच्छा। थर्ड है एक्सिजन ऑफ एनल फिशर विद इमीडिएट स्किन ग्राफ्टिंग, तो वो भी कर सकते हैं। फोर्थ पोजीशन में हम पोस्टीरियर इंटरनल स्फिंक्टेक्टोमी करते हैं, जिसमें जो इंटरनल पोस्टीरियर स्फिंक्टर है वो हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन थोड़ी फाइबर, जो कि अभी कॉमनली प्रोसीजर माना जाता है। और लैटरल इंटरनल स्फिंक्टेक्टोमी भी करते हैं उनके साथ। अच्छा सर, सर्जरी से क्या एनल फिशर बिल्कुल ठीक हो जाता है? क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? मतलब जैसे प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपसे पूछे। देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में खाली टेम्पररी इनकॉन्टिनेंस बैठ सकता है पेशेंट। टेम्पररी क्या बताया आपने सर? इनकॉन्टिनेंस, दैट मींस लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन एनल रीजन। ओके। उसमें लेकिन वो टेम्पररी रहता है, इट्स नॉट अ परमानेंट। जहाँ पे हम फ्लैटूस या गैस या स्टूल पास करते वक्त हमें पता नहीं चलता, बिकॉज लॉस ऑफ सेंसेशन। तो लेकिन वो टेम्पररी रहता है। क्रोनिक कंडीशन में हम ज्यादातर ऑपरेट करते हैं। अच्छा। और जो कि एक्यूट कंडीशन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से पेशेंट ठीक हो सकता है। अच्छा सर, कौन से एज ग्रुप के लोग या फिर पुरुष या महिलाओं में से कौन सी कैटेगरी ज्यादा प्रोन है एनल फिशर के लिए? आपके पास पेशेंट्स की जो ग्रुप आती है उनमें एज ग्रुप क्या रहता है? महिला होते हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं? अभी जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें सभी एज ग्रुप के पेशेंट इन्वॉल्व है, बच्चों से लेके बूढ़े तक। बच्चों से सब? हाँ जी, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को हर स्टूल पास होती है, या 3-3, 4-4 दिन स्टूल पास नहीं करते, बच्चे बताते नहीं है। हाँ, जो उसके बाद और ज्यादातर जो आप बोलते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स ज्यादातर बच्चे कंज्यूम करते हैं, माने केक, बिस्किट्स, पाव, बर्गर, पिज्जा, ये जो जंक फूड है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अभी तक मैक्सिमम पेशेंट मुझे बच्चे मिल रही है। उसके बाद मिडिल एज ग्रुप, यंग ग्रुप सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, और उसमें भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले सबसे ज्यादा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले लोग? अच्छा। वर्क फ्रॉम होम ड्यूटी, मैक्सिमम प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब है, राइट। ज्यादा देर तक बैठने की वजह से ये डिसीज हो सकता है पेशेंट। ओके। और जो हम बोलते हैं कठिन आसन पे बैठना, वो भी एक वजह है। ज्यादातर जो ट्रैवलिंग करते हैं, मार्केटिंग जॉब्स वगैरह, तो उनमें भी ये डिसीज सबसे ज्यादा पाया जाता है। कोई भी एज ग्रुप नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो सर, अगर बच्चे आपके पास आते हैं तो एनल फिशर की सर्जरी, ऑफ कोर्स बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, तो बच्चों को ट्रीट करना क्या टफ रहता है? जी थोड़ा मेरे, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे ठीक कर देते हैं। ज्यादातर हम जंक फूड बंद कर देते हैं, बेकरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, और हाई फाइबर डाइट और मैक्सिमम इनटेक ऑफ वाटर,
पानी ज्यादा से ज्यादा पीने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, उससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। और जो मैंने बोला ऑलरेडी कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग और कुछ मेयरली लैक्सेटिव उसमें इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा सर, आपने हमें क्योर में ये बताया कि सर्जरी एक विकल्प है और ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि आपने बोला कि हम उसके जरिए भी हम इसे मैनेज कर सकते हैं, तो आपने हमें ट्रीटमेंट भी बताया। अब आप हमें ये बताइए कि जिसको एनल फिशर है उसे किस तरीके का खाना खाना चाहिए, क्या डाइट में लेना चाहिए और क्या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? जी, मेन जो फिशर का कॉज है वो कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता। तो पहले तो ये अवॉइड करना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन जो हार्ड स्टूल पास होता है, तो हम उसको अवॉइड, खाली हाई फाइबर डाइट, मैक्सिमम इंटेक ऑफ वाटर, और जो बटर मिल्क वगैरह है, छाछ, जो हम हमारे दादी परदादा ये सब बताते थे, बनाते थे। हाँ, मनुके, ज्यादातर मनुके खाने से भी लैक्सेशन अच्छा होता है और जो स्टूल सॉफ्टनर का भी अच्छा काम करते हैं। बाद में अगर सिम्टम्स रहते हैं तो हॉट सीड्स बाथ, गुनगुने पानी में हल्दी या कपूर डाल के आप वहाँ पे सीड्स बाथ ले सकते हो। इंटरनल स्फिंक्टर एक्सरसाइज बोलते हैं हम, वो कर सकते हैं। अच्छा। ज्यादातर 15 मिनट तक वो एक्सरसाइज करने पर अपने आप लक्षण कम हो जाते हैं। और लोकल हाइजीन्स वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी वो लोग टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छी बात है, हमारे इधर वो पानी से क्लीन करना बहुत जरूरी मानते हैं, तो उसकी वजह यही है। तो क्लीनिंग ऑफ एनल आउटलेट, मैंने पहले बोला आपको, लोकल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब अगर करने से, यानी कि आपको मेडिसिनल और एक्सरसाइज इज अ बिग फैक्टर। उसमें आप डेली रनिंग या वॉक भी करते हैं या योगा, अगर कपालभाति जैसे एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें भी। आंसर किस तरीके की आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कि क्या क्या ऐसी लिस्ट है जो खाना में शामिल करनी नहीं है? मिर्च मसाले, तला भुना खाना, क्या क्या चीजों से बिल्कुल? जी, सबसे मेन कॉज जो है अभी का वो जंक फूड है और प्रोलॉन्ग सिटिंग, और सबसे ज्यादा हरी, जो हम जल्दी में पानी वगैरह कम पीते। तो सबसे पहले तो नॉनवेज एक कॉन्स्टिपेशन का बिग कॉज है। अच्छा, बट नॉनवेज बिकॉज़ लोग इसलिए भी खाते हैं कि वो एक हाई प्रोटीन डाइट है। ये प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन की दूसरे भी अच्छे सोर्स है। माने आप मिल्क ले सकते हो या कर्ड या घी, उसमें भी प्रोटीन है। और ज्यादातर जो नॉन वेजिटेरियन जो हमने स्टैटिस्टिक देखा इस डिसीज का, उनमें मैक्सिमम जो पेशेंट है वो मांसाहार कंजम्पशन वाले हैं, नॉनवेज खाने वाले हैं। और हाईली चिली कंज्यूम, ज्यादा जो मिर्ची खाते हैं, तीखा नहीं, मिर्ची जो जलन करता है उस पार्ट को, वो सबसे बड़ा एक रीजन है। और गरम मसाले, वो भी एक कारण है। और ज्यादातर मैंने आपको बोला है लैक ऑफ एक्सरसाइज, प्रोलॉन्ग सिटिंग। जो मैंने सॉफ्टवेयर वाले ज्यादातर पेशेंट देखे, उनमें जो बीच में अभी लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम था, प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब था, उसकी वजह से भी उनको फिशर की तकलीफ ज्यादातर देखने के लिए मिली। ओके, तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना है। खाने से मैदे को तो आप हटा ही दीजिए, मिर्च मसाले कम कर दीजिए अगर ये समस्या है और चाहते हैं कि ये समस्या ना हो, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑन दैट नोट, डॉक्टर सचिन, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे जी मनी हेल्थ शो में आप जुड़े और सभी को आपने इतने अच्छे टिप्स दिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये थे डॉक्टर सचिन, जिन्होंने आज हमें बताया अबाउट एनल फिशर कि यस, डाइट और एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप भी एनल फिशर जैसी गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल को जरूर मॉडिफाई करिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए, या फिर और भी कोई फीडबैक जो आप देना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ जी मनी हेल्थ शो के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डू हिट द बेल आइकन। मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में नए सुपर स्पेशलिस्ट, नए मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय।